हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन स्पेक्टेटर। माय नेम इज अभ्युदय शर्मा। हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर दोबारा अपनी मांगों के साथ उतर आए हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 की डिटेल्स दूं, मैं आपको हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर और उसकी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आप अपना खुद का एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें और बायस्ड मीडिया के जाल से बच सकें, जो आपके ऊपर हमेशा एक एक्सट्रीम ओपिनियन थोपना चाहता है। And by doing that, according to the Jainas philosophy, they become the blinds of that elephant and the blind story and commit दुर्नीति। मगर आम जिंदगी में चाहे शरीर की pH वैल्यू हो यानी कि 7, या फिर अंतरिक्ष में L1 पॉइंट हो जहां पर हमने आदित्य के ऊपर नजर रखने को कहा है, और या फिर इकोनॉमिक्स का इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट जो कि प्राइस इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, चीजें जनरली बीच में ही सही तरीके से काम करती हैं। वी आर ऑल अवेयर ऑफ द बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ मध्य मार्ग। तो इसी वजह से मैं आपके सामने दोनों साइड की कई बातें रखूंगा, जिसके लिए मैंने इस फार्मर प्रोटेस्ट सीरीज को 2 भाग में डिवाइड किया है। इस भाग में मैं आपको ब्रॉड तरीके से एमएसपी के कई पहलू समझाऊंगा, और अगले भाग में हम लोग फार्मर प्रोटेस्ट को ट्रेस करेंगे, बिकॉज करेंटली इट इज इन द अनफोल्डिंग स्टेज। हमारे देश की 16% जीडीपी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें 9.5% तो फसलों का है और बाकी एनिमल हस्बेंड्री का। हमारे देश की 46 to 49% एम्प्लॉयमेंट का वजन देश की मिट्टी ने संभाल रखा है। एग्रीकल्चर का टोटल एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन 10 to 12% है, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा बासमती चावल बाहर भेज रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स भी करते हैं, विच इज अराउंड 5 to 6% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स, जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये देश की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अगर अन्न ही नहीं होगा तो तन्न क्या बचेगा। इस पॉलिसी के तहत सरकार एमएसपी और कुछ सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करती है। एमएसपी 22 से 24 क्रॉप्स के लिए सोइंग सीजन से पहले, ताकि किसानों को एक गारंटी मिली रहे, अनाउंस किया जाता है। अब एमएसपी अनाउंस कौन करता है और एमएसपी डिसाइड कैसे होता है। एमएसपी को अनाउंस करती है सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जिसके अंदर होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, नॉट ऑल बट फ्यू। अब ये एमएसपी डिसाइड करने वाला टेक्निकल काम CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस को डेलीगेट कर देते हैं, जो अपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट टूलबॉक्स के जरिए स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टेशन के बाद एमएसपी इस CCEA को सजेस्ट करती है। ये जो CACP के कॉस्ट कॉन्सेप्ट टूलबॉक्स में कॉस्ट होती है, इट सिंपली मींस कि किसान कौन कौन से खर्चे फसल उगाने के लिए इनकर कर सकता है या फिर इनकर कर रहा है, ताकि उसके लिए खेती बाड़ी कम से कम एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय तो हो ही। ये कॉस्ट कैटेगरीज हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 एंड C3। हमारे काम की इसमें सिर्फ C2 है और A2 है। C2 is the broadest, which includes explicit and implicit cost incurred by the farmer. C2 का फॉर्मूला होता है A2 प्लस एस्टिमेटेड रेंट। अगर किसान ने अपनी जमीन पर फसल नहीं उगा रखी होती और वही जमीन उसने किसी और को रेंट पे दी होती, तो उसकी वैल्यू, प्लस एस्टिमेटेड रेंट अगर किसान ने अपना ट्रैक्टर या फिर थ्रेशर किसी और को रेंट पे दिया होता तो। ये लास्ट 2 इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई। स्वामीनाथन कमीशन या फिर दी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 2005 में दी थी, उन्होंने भी इसी C2 को एज अ बेस बनाने को बोला था। मतलब कि किसानों को पैसा 1.5 टाइम्स ऑफ C2 मिले, यानी कि 50% का मार्जिन C2 के ऊपर। मगर सरकार ने डिसाइड किया वो यूज करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ A2 प्लस फैमिली लेबर। अब अगर हम फॉर्मूले में सिर्फ A2 यूज कर रहे हैं, तो लास्ट की तो जो इम्प्लिसिट कॉस्ट मैंने आपको ऊपर बताई थी वो इंक्लूड नहीं होगी ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, बाकी दोनों को इक्वल टू के LHS ले जाओ। अब इन दोनों इम्प्लिसिट कॉस्ट को ना इंक्लूड करने की वजह से किसानों को थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा। द ओनली इम्प्लिसिट कॉस्ट वी नाउ इंक्लूड इन द एक्चुअल कैलकुलेशन इज फैमिली लेबर।
मगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज एमएसपी डिसाइड करने के लिए तो एमएसपी का कोई तो रैशनल होगा ना। एमएसपी का रैशनल ये है कि किसानों की वल्नरेबिलिटी कम करता है। इसका मतलब किसानों के लिए रिस्क मिटिगेट करता है। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर में दो ब्रॉड रिस्क होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन रिस्क, जैसे कि बारिश ज्यादा हुई, बारिश कम हुई या फिर क्रॉप फेलियर एटसेट्रा। इसको टैकल किया जाता है इंश्योरेंस के थ्रू, जिसके लिए सरकार एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पीएम फसल बीमा योजना भी लेकर आई है। और दूसरा होता है मार्केट रिस्क, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशंस। देखो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों ही इनइलास्टिक होते हैं। इनइलास्टिक जैसा शब्द से ही पता चल रहा है कि जिसको ज्यादा खींचा ना जा सके और या फिर जिसमें ज्यादा चेंज पॉसिबल ना हो। डिमांड इस वजह से इनइलास्टिक होती है क्योंकि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एसेंशियल कमोडिटीज होती है। एंड सप्लाई इस वजह से इनइलास्टिक होती है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान को बेचना ही है। उसके पास ज्यादा स्टोरेज ऑप्शंस ही नहीं है। He is compelled to sell in the market even if the prices are low, and that's why he may lose out after all that मेहनत he did. To tackle these storage issues, सरकार ने एक 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। एंड ऐसा नहीं है कि एमएसपी सिर्फ किसानों के लिए ही रिस्क मिटिगेट करता है, इसके और भी काफी फायदे हैं। एंड मैं यहां पे सिर्फ मेजर पॉइंट्स ही हाईलाइट करूंगा। पहला तो हो गया फूड सिक्योरिटी, दूसरा हो गया किसानों को रीजनेबल इनकम, सिंस हम 50% का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, और तीसरा हम देश के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न्स को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर देश के अंदर दालों की प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से दालें महंगी है, तो अगर हम इन दालों का एमएसपी बढ़ाएंगे तो किसान भी अच्छी रेम्यूनरेशन के लिए ये दालें उगाएंगे। इससे हम लोग मार्केट के अंदर ओवरऑल प्राइस और अपना इंपोर्ट बिल दोनों ही कम कर सकते हैं। अगर आपको सप्लाई और डिमांड कर्व्स समझने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मगर अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अगर सप्लाई बढ़ेगी, जैसे कि चाइनाज प्रोडक्ट्स फ्लडिंग द इंडियन मार्केट, तो प्राइस कम होता है। अगर सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ता है, जैसे कि सोने की सप्लाई लिमिटेड है, इस वजह से सोना महंगा है। इफ द सप्लाई इज कांस्टेंट एंड अगर डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि सरकार ने कोविड से रिकवरी के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिए ताकि लोग चीजें खरीदें, मगर कुछ टाइम बाद उसके इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट्स दिखे, और अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस कम होता है। चौथा एमएसपी का फायदा ये है कि ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस को स्टेबलाइज करता है, ना ही ज्यादा गिरने देता है और ना ही ज्यादा बढ़ने देता है। सपोज करो बम्पर क्रॉप हुई, यानी कि प्रोडक्शन अच्छी खासी हुई, तो थ्योरी ये कहती है कि भाई प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन एमएसपी की वजह से प्राइस एमएसपी के नीचे नहीं जाएगा, यानी कि फार्मर लूज आउट नहीं करेंगे। पांचवा फायदा एमएसपी का ये है कि ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में प्राइस पैरिटी बना के रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक मार्कर और 1 किलो चावल का प्राइस सेम है, लेट्स टेक दैट वैल्यू एज 100। अब कुछ सालों बाद मार्कर का प्राइस 100 से 200 हो गया, मगर चावल अभी भी 100 रुपए के ही हैं। तो अब क्या होगा? पहले तो किसान 1 किलो चावल के बदले एक मार्कर ले लेता था, मगर अब उसको अपने हिस्से में से 2 किलो चावल देने पड़ेंगे एक मार्कर के लिए। तो किसान की परचेजिंग पावर कम हुई कि नहीं हुई? इसको भी एमएसपी प्रिवेंट करता है। अब ये चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं, मेरे सवाल पूछने के बाद आप इस वीडियो को पॉज करना और इस बात का जवाब देना कि एमएसपी वाली सब्सिडी कब इन्वॉल्व होगी, जब एमएसपी मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। इसका आंसर है जब मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे होगा। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि द होल रैशनल ऑफ एमएसपी इज टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ ए फार्मर। अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से ज्यादा होगा तो किसान मार्केट में नहीं बेच देगा। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि सर आपने इतनी कथा कर दी, कम से कम ये तो बता दो कि एमएसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि सरकार क्यों एमएसपी को लीगल करने से हेजिटेट कर रही है और किसान क्यों इसको लीगल करने की बात कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम सरकार को
अनलिमिटेड क्वांटिटी बेच सकते हैं और सरकार मना भी नहीं कर सकती। चाहे मैं 1 किलो बेचूं या फिर 2000 किलो, सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। इस वजह से एमएसपी को कार विद नो ब्रेक भी कहा जाता है कि हमने एमएसपी को यूज करके प्रोडक्शन तो बढ़ा दी, मगर अब हम मना नहीं कर सकते ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। और जैसे भगवान ने इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, उसी तरह इंसान के द्वारा बनाई गई पॉलिसी भी परफेक्ट नहीं होती। हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ इश्यूज तो रहते ही हैं। तो देखते हैं कि इस एमएसपी की पॉलिसी में क्या इश्यूज है। ये सिलसिला चालू हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से, जब हमको देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ानी थी। इसके लिए हमने यूज किया एमएसपी को। ओवर द इयर्स हमने गेहूं और चावल का एमएसपी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हमको पेट भरने थे और गेहूं और चावल की प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन कंपैरिजन टू द अदर क्रॉप्स हिंदुस्तान में ज्यादा है। सेंटर तो एमएसपी दे ही रहा था, उसके ऊपर स्टेट्स भी बोनस देने लगी, जिसकी वजह से गेहूं और चावल की प्रोडक्शन हिंदुस्तान में काफी ज्यादा बढ़ी। और इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ओनली दिस राइस एंड व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स हैज बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द एमएसपी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वेल ऑफ फार्मर्स का ज्यादा फायदा हुआ इन कंपैरिजन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास लैंड होल्डिंग्स 2 हेक्टेयर से कम है। तो लेट्स से यू आर अ स्मॉल फार्मर और आपके पास लैंड होल्डिंग है 2 हेक्टेयर, तो अगर हम सरकारी आंकड़े लें तो आप अपनी जमीन से कुल 5600 किलो चावल ही निकाल सकते हो। वेयर एज जैसे जैसे हम लैंड होल्डिंग बढ़ाते रहेंगे तो यील्ड में इंप्रूवमेंट 2 तरीके से होगा। पहला तो बड़े खेतों पे बड़ी फार्म मशीनरी यूज हो सकती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी। और दूसरा तो ऑब्वियस है, बड़े खेत, ज्यादा फसल, ज्यादा पैसा। मगर मेरे को ये वेल ऑफ वर्सेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाली वोकैबुलरी ज्यादा समझ नहीं आती है। ये एमएसपी रैशनलाइजेशन के लिए तो ठीक है, मगर किसान के एक तबके को विलन बनाने के लिए नहीं। अब देश के कितने सारे उद्योगपति सरकार से फायदे लेते हैं, तब तो हम न्यूज चैनल्स को ये चलाते हुए नहीं देखते कि भाई ये जो उद्योगपति हैं क्यों कस्टम ड्यूटी में हाइक मांग रहे हैं, या फिर इनका जो सीआईटी है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 27 से 22 कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि इस एक्स्ट्रा फोकस ऑन राइस एंड व्हीट की वजह से इनका प्रोडक्शन तो बढ़ गया, मगर सिंस जमीन लिमिटेड है, वो क्रॉप्स जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया उनका प्रोडक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई और हमको इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। दूसरा, एफसीआई ने ओवर स्टॉक करना चालू कर दिया। ओवर स्टॉक कैसे? मैंने आपको बताया था ना, एमएसपी के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है और सरकार मना भी नहीं कर सकती। अब इस ओवर स्टॉकिंग की वजह से वेस्टेज बढ़ा। वो कैसे? क्योंकि एफसीआई के स्टोर करने के मेथड्स एफिशिएंट नहीं है। अब इसमें गलती एफसीआई की है भी और नहीं भी। गलती इस वजह से है कि भाई अभी तक क्यों नहीं हुआ एफिशिएंट, और गलती इस वजह से नहीं है कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं करेंटली। तीसरा, इस ओवर स्टॉकिंग की वजह से अनाज कई बार सड़ कर भी गया, जिसको एफसीआई थ्रो अवे प्राइसेस पे निकाल देता है। अब इसकी वजह से करप्शन बढ़ा। करप्शन ये कैसे? देखो, सड़े हुए अनाज पे लिकर मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही आंखें गड़ा कर रखते हैं और जैसे ही एफसीआई निकालने वाला होता है उसको खरीद लेते हैं। मगर हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रोक्योरमेंट बेवजह होती है। इसे गरीबों को राशन शॉप में खाना और स्कीम्स जैसे कि मिड डे मील में भी यूज होता है। सो एज सॉल्यूशंस टू द इश्यूज प्लेगिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई एमएसपी का रैशनलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि ऑयल सीड्स, पल्सेस और मिलेट्स का भी एमएसपी बढ़ना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इससे 2 फायदे होंगे, एक तो पर्यावरण को फायदा होगा और दूसरा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बढ़ेगी। जैसे कि दालें, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, जिसकी वजह से अब हमको यूरिया की कम जरूरत पड़ेगी और जिसकी वजह से अब हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। तीसरा, मिलेट्स की तरह उनको भी उगाने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है, अनलाइक राइस एंड व्हीट जो काफी ज्यादा पानी खींचती हैं, जिसकी वजह से ये राइस एंड व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स भी धीरे धीरे वाटर स्ट्रेस हो रही हैं। मगर हाँ, ये बोलना भी ओवरस्टेटेड होगा अगर हम बोलें कि इसी वजह से हमको राइस एंड व्हीट से दूसरी फसलों पर कंप्लीट स्विच कर देना चाहिए। देखो, एक्सट्रीम थिंकिंग ना कभी भी विकास नहीं ला सकती है, वो चीजें बिगाड़ेगी ही। अब आपको आपकी स्क्रीन पर डिफरेंट पल्सेस की पर हेक्टेयर यील्ड दिखाई दे रही होगी। इसका जो एवरेज है यानी कि ओवरऑल वो आता है 820। अब अगर हम कंप्लीट एंड सडन स्विच करते हैं, शब्दों पे गौर करिएगा, तो क्या देश में एकदम से महंगाई नहीं आ जाएगी और देश के कितने सारे लोग भूखे नहीं रह जाएंगे?
तो इसी वजह से जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन ग्रेजुअल तरीके से हो रहा है, उसी तरह ये ट्रांजिशन भी ग्रेजुअल होना चाहिए, इफ एट ऑल नेसेसरी। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द लास्ट 4 वर्ड्स, इफ एट ऑल necessary. And the statisticians of India should come up with a projection कि जब 2064 में हमारी पॉपुलेशन पीक करेगी तब हमको कितनी और कौन कौन सी फसलें उगानी पड़ेंगी, ताकि ना सिर्फ लोगों का पेट भरे बल्कि वो न्यूट्रिशनल भी हो, ताकि आउटकम्स अच्छे हों। With this, the first part of the 2-part series concludes. Till the next time, take care of yourself, your family. Keep smiling. Have a good, loving, and a peaceful day.